सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज चैप्टर शुरू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और चैप्टर, और सबसे लेंथी यूनिट है आपका फिजिक्स के अंदर ना। ये वेव्स और ऑसिलेशन भी है, बट ये सबसे लेंथी यूनिट है। बट आपको पता है कि इस बार कोविड-19 की वजह से सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो एक बार थोड़ा सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में अब आपके पास सिर्फ 4 चीजें रह गई है इस चैप्टर के अंदर: स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है वो सब सिलेबस से कट आउट हो चुके हैं, बट स्टिल आप लोगों का बेस बनाने के लिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इनके बारे में। बट आपके सिलेबस में इस बार सिर्फ यही 4 टॉपिक्स है: स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले जो लिखा हुआ है, व्हाट इज अ डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग नाम से पता चल रहा है, डीफॉर्मिंग फॉर्म प्रोड्यूस बनाना, डीफॉर्म उसकी जो आपने जो शेप है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो डीफॉर्मिंग फोर्स, अ फोर्स विच चेंजेस या विच इज एबल टू चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी। एक ऐसी जैसे कि वो क्ले वाली होती है ना, गेम बच्चे खेलते हैं क्ले वाली, वो क्ले से उसकी अलग अलग शेप बना देते हैं। तो वो फोर्स जो उस क्ले की शेप को चेंज कर पाए उसे बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। या कोई भी बॉडी की शेप या साइज को चेंज कर पाए उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। जो इलास्टिक बॉडी होती है उसमें क्या है, जब हम उसमें फोर्स लगाते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे हम उसमें डीफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, साइज को रीगेन कर लेता है। तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होती है, अब देखो जैसे हम कहें परफेक्टली, जहां पे वर्ड आता है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब 100%। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि आप क्लोथ्स लेके आए, नए कपड़े लेके आए, तो कपड़े जैसे जैसे आप पहनोगे उनकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है। आपकी स्किन है, स्किन की भी इलास्टिसिटी कम होती जाती है, इसलिए रिंकल्स आ जाते हैं, जैसे जैसे एजिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक वो जो आप जितनी मर्जी फोर्स लगाओ, जैसी फोर्स आप हटाओगे वो परफेक्टली जहां पे था एग्जैक्टली 100% रिगेन कर लेगा। एंड यू नो दैट 100% पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बट थोड़ा बहुत रिमूवल होता है, थोड़ा बहुत उसका लॉस होता रहता है इलास्टिसिटी का। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है जो इलास्टिसिटी होती है वो लूज हो जाती है ऑलरेडी। और ये होता है कपड़ों के साथ, ऐसा होता है नए नए जो क्लोथ्स होते हैं वेल फिट होते हैं, जैसे जैसे उनको आप पहनते जाओगे उतने अच्छे फिट नहीं हो पाते, उनकी इलास्टिसिटी कम होती जाती है। प्लास्टिसिटी बिल्कुल इसका अपोजिट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट, बस यहाँ पे इट रिगेन्स एंड यहाँ पे आएगा इट कैन नॉट रिगेन्स। अगर आपने एक बार फोर्स लगा दी और उसकी साइज और शेप चेंज हो गई, तो जो प्लास्टिक होगा वो दोबारा से अपने साइज और शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो 100% रिगेन ना कर पाए, नोट, नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक। कोई भी बॉडी ना परफेक्टली इलास्टिक होती है और ना परफेक्टली प्लास्टिक होती है। जैसे कि पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल को जब आप कंप्रेस करते हो, हाथ से अपने दबाते हो, तो वो दब जाती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आप फूंक मार दो या उसमें बहुत तेज से हवा ब्लो कर दो तो वो दोबारा से अपनी साइज रिगेन कर लेती है। बट थोड़ा बहुत उसमें इफेक्ट आ जाता है, उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह रिगेन भी नहीं कर पाती और पूरी तरह डिस्टोर्ट भी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, क्वार्ट्ज फाइबर, ये जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, क्वार्ट्ज फाइबर एक ऐसा फाइबर होता है जो कि नियरली परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, केमिस्ट्री में भी आपके पास इनर्ट गैसेस या आपके पास नोबल गैसेस होते हैं, लेकिन कोई भी गैस परफेक्ट गैस नहीं होती, रियल गैस होती है। तो वैसे ही क्वार्ट्ज फाइबर है, ये नियर टू परफेक्ट है। देखो मैंने लिखा है ऊपर, नोबडी इज परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक, बट ये जो क्वार्ट्ज फाइबर है ये नियरली परफेक्ट है, नियरली, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते लेकिन नियरली परफेक्ट, ओके।
अब इसके अलावा पुट्टी दीवारों पे जो लगाते हैं, आजकल पीओपी बहुत चलता है, पुट्टी चलती है, ठीक है, बारिश के मौसम में पुट्टी बचाती है। पुट्टी, पैराफिन वैक्स, ये पैराफिन लिखा है, सिर्फ पैराफिन वैक्स आएगा, ठीक है। आर नियरली प्लास्टिक बॉडीज, आई थिंक पैराफिन वैक्स, पुट्टी आप सबको पता होगा। पैराफिन एक ऐसा एलिमेंट होता है, केमिकल होता है, जो लगभग सारे के सारे जो ऑयल्स आते हैं ना उसमें होता है पैराफिन, इवन क्रीम्स में भी होता है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब इसको हम इतना यूज नहीं कर रहे, केमिकल होता है एक तरह का। और पुट्टी देख लो आप, पुट्टी एक बार आपने अगर दीवार पे लगा दी तो क्या आप उसको दोबारा से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, वो चिपक जाएगी ना दीवार से, ठीक है। वही तो सेव करती है आपकी दीवार को बारिश से। आर नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। अच्छा, नेक्स्ट, इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस मतलब एटम और एटम के बीच में जो फोर्स लगती है, जैसे मान लो एक कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, कोई भी सॉलिड है बेसिकली, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, ठीक है, तो उन दोनों में आपस में एक फोर्स लगती है। द एटम्स इन अ सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक फोर्सेस। और आपको पता है सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी उसके अंदर, ठीक है, वो पास पास रहते हैं, ओके। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरएटॉमिक फोर्सेस विद इंटरएटॉमिक सेपरेशन इज शोन। देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का वाला ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरएटॉमिक स्पेसिंग के बीच का ग्राफ ये वाला है, ये वाला ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी और इंटरएटॉमिक स्पेसिंग के बीच वाला ग्राफ है, और ये इंटरएटॉमिक फोर्सेस और डिस्टेंस या मतलब इंटरएटॉमिक स्पेसिंग के बीच का ग्राफ है, ये दो ग्राफ है, ठीक है। व्हेन द इंटरएटॉमिक सेपरेशन इज लार्ज, U इज नेगेटिव। जब इंटरएटॉमिक सेपरेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो U क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिख रहा है आपको, या देखो यहाँ पे 0 वैल्यू है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग नहीं है, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन यहां पर देखो ये जो रीजन है, नेगेटिव रीजन है। कौन सा रीजन है? नेगेटिव रीजन है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं वो, एंड F इज अट्रैक्टिव। और F क्या है, जब बहुत ज्यादा वैल्यू है तो ये देखो यहां से लेके यहां तक ये F अट्रैक्टिव हो गया, ऊपर रिपल्शन है। तो यहां पर एक मेन जो वैल्यू है वो ये है R0, ये R0 मेन वैल्यू है, ठीक है। इस स्टेज के बाद, इस पॉइंट के बाद बेसिकली रिपल्शन अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन जा रही है, ओके। एट सम पर्टिकुलर सेपरेशन, यहां लिखा हुआ देखो, एट सम पर्टिकुलर सेपरेशन R0, ये एक वैल्यू है जहां पर U बिकम्स मिनिमम, U क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, F बिकम्स 0 और F क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये R0 एक वैल्यू है, एक पर्टिकुलर सेपरेशन की वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू है, जहां पर U नेगेटिव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई, और इंटरएटॉमिक फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई। दिस सेपरेशन R0 इज कॉल्ड नॉर्मल और इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये R0 यहाँ पे नॉर्मल और इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। यहाँ पर U क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और इंटरएटॉमिक फोर्स 0 हो जाती है। When separation between becomes less than R0, U increases steeply and force becomes repulsive. Force क्या हो जाती है, repulsive हो जाती है। अच्छा, अब एक साइंटिस्ट था, उसने इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड को एक मॉडल से दिखाया, जिसे बोलते हैं स्प्रिंग बॉल मॉडल। क्या बोलते हैं उसे, स्प्रिंग बॉल मॉडल, ओके। तो देखते हैं इसको, ये स्प्रिंग बॉल मॉडल है। ये सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं भी करवा रहा हूं, ताकि आप बेस समझ सको, ये बेस बनाने के लिए, ओके। तो स्प्रिंग बॉल मॉडल कुछ ऐसा। अब इसमें आप और भी बॉल्स बना सकते हो, इसमें सिर्फ अभी कुछ ही बॉल्स बनाइए। आप लोग चाहो तो, जैसे आप लोग यहाँ पे एक बॉल बना दो, यहाँ पे बना दो, वो कितनी भी बना लो आप, वो आपकी मर्जी है। बॉल्स के नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये स्प्रिंग बॉल मॉडल बोलते हैं इसको। द एटम्स इन अ सॉलिड मे बी रिगार्डेड एज मास पॉइंट और स्मॉल बॉल। जो एटम्स हैं सॉलिड के अंदर, उनको हम
मान सकते हैं कि वो एक स्मॉल बॉल है, छोटी छोटी बॉल्स है, कनेक्टेड इन 3D स्पेस थ्रू स्प्रिंग, वो एक दूसरे से स्प्रिंग से कनेक्टेड है, रिप्रेजेंट्स इंटरएटॉमिक फोर्सेस। ये क्या, ये जो स्प्रिंग है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरएटॉमिक फोर्सेस, जो फोर्स है उन दो एटम्स के बीच में, उसको हमने स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर रखा है। नॉर्मली द बॉल्स ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है पहले, एनर्जी चाहे कम हो या ज्यादा हो, स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मली द बॉल्स ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और जीरो इंटर एटॉमिक फोर्स। नाउ इफ एनी बॉल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब हम किसी भी एक बॉल को अगर डिस्प्लेस करने की कोशिश करें तो आपको पता है ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये बॉल क्या होगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, तो उससे ये स्प्रिंग हिलेगा, स्प्रिंग ये एनर्जी किस तक पहुंचाएगा, इसके आसपास जो 2 या 3 बॉल्स हैं उस तक भी एनर्जी पहुंचा देगा, तो वो वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। वेरियस स्प्रिंग्स कनेक्टेड टू इट exerts a resultant force on this ball which tends to bring the ball back to its normal equilibrium position, which explain elastic behavior of solids। बेसिकली होगा क्या, जो हमने इस बॉल पे एनर्जी लगाई वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो फैल गई, इस पे भी चली गई, इस पे भी चली गई, इस पे भी चली गई। अब आपको पता है स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिट नंबर 4 में आपने पढ़ा इसके बारे में, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाओगे तो उसकी एक टेंडेंसी है कि वो अपनी पोजीशन को दोबारा से रीगेन करेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसे, रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आपने इस पे फोर्स लगाई तो ये अपनी जो एनर्जी है वो बांट देगा, तो ये एक दूसरी फोर्स लगाएंगे उल्टी डायरेक्शन में। अगर इस बॉल से इस बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जब यहां स्ट्रेच होगा तो ये एक अपोजिट फोर्स भी लगाएगा जो कि इक्वल और अपोजिट होगी इस फोर्स के, तो नेट फोर्स कितनी होगी, 0 बेसिकली। तो यही बोल रहा है कि नाउ इफ एनी बॉल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, the various springs connected to it exerts a resultant force on this ball which tends to bring the ball back to its normal equilibrium। तो बेसिकली इस बॉल पे आपने फोर्स लगाई लेकिन उससे जो इनका इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो इक्विलिब्रियम में ही रहा, ठीक है। इसीलिए सॉलिड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ डीफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का सिंबल एस लिख सकते हो, यहां पर आता है सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन लिखनी हो तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है, ये डायमेंशन है इसकी। अब स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। स्ट्रेस, ये जो दोनों है ना, टेंसाइल और कंप्रेशनल, ये दोनों एक ही हैं, इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बेसिकली 3 टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसके 2 टाइप्स होते हैं, टेंसाइल और कंप्रेशनल। टेंसाइल जब एक वायर की लेंथ बढ़ जाती है, कंप्रेशनल जब उसकी लेंथ घट जाती है। टेंसाइल स्ट्रेस, पहला जो टाइप है स्ट्रेस का वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल के भी 2 हैं, नाम से पता चला लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, जिसमें लेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर लेंथ बढ़ रही है तो टेंसाइल बोल देंगे, और अगर लेंथ घट रही है तो कंप्रेशनल बोल देंगे। टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, जब लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज करती।
compressional when length decreases. Okay. Hydrostatic. If a body is subjected to a uniform force, अगर हम एक बॉडी को हर तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स लगाएंगे, then the corresponding stress is called hydrostatic. आपको पता है जो हाइड्रो वर्ड है, हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? वाटर. तो ये वर्ड कहां से है? अब आपको पता है, ये आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. जैसे कि मान लो एक कंटेनर ले लिया हमने, उसमें हमने पानी रख लिया. ठीक है, जब हम पानी रखेंगे तो होगा क्या? अब हम इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे डाल रहे हैं तो अंदर आ जाएगा. मान लो ऐसे एक ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर शेप का. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया. अब इस पे इस पानी की वजह से हर तरफ से फोर्स लगेगी. तो इससे हो सकता है अगर वो मतलब थोड़ा सा सॉलिड नहीं है या मतलब थोड़ी सी कमजोर चीज है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो सकता है बेसिकली. तो इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस. ठीक है. Tangential or shearing stress, when a deforming force acts tangentially to the surface of the body, it produces a change in the shape of the body. Basically, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है आपके पास और उस पे आप चाहते हो कि इसके बेस की मैं शेप चेंज ना करूं, बस मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इसको ऊपर से थोड़ा सा बेंड कर दूं. तो मैं फोर्स कहां लगाऊंगा? सिर्फ इसके टॉप सरफेस पे लगाऊंगा, तो उसे थोड़ा बेंड हो जाएगा. तो ऐसे हो जाएगा. ये सिर्फ ऊपर वाला जो टॉप वाला जो फेस है वो थोड़ा सा मोड़ना है हमने. तो ये टेंजेंशियल फोर्स. अगर हम अलोंग द टेंजेंट फोर्स लगाते हैं तो टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रेन. क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रेन पढ़ेंगे. स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन. ठीक है. बेसिकली जब तक आप स्ट्रेस अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको स्ट्रेन नहीं मिलेगा. तो अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो अगर उसकी डायमेंशन में चेंज आ रहा है तो, और ऑफ कोर्स अगर आप डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑफ कोर्स चेंज आएगा ही आएगा. ठीक है, बिकॉज डीफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन ही यही है, एक ऐसी फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को चेंज कर पाए. ठीक है. तो स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन. ओके. तो स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, मतलब डेल्टा एल अपॉन, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा, डेल्टा एल, डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये जब किसी हम बॉडी पे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगाएंगे. हाइड्रोस्टैटिक, अब जैसे यहां पर है, यहां पर मान लो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है. पहले वो इतना बड़ा था, वो उसका साइज कम हो रहा है. ठीक है, तो उसका वॉल्यूम घट रहा है, तो ये आएगा डेल्टा वी अपॉन वी. और ये माइनस होता है ज्यादातर इसके आगे माइनस लगता है, बिकॉज इसमें देखो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, तो ऑफ कोर्स जो इसका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा. देखो किस तरफ फोर्स लग रही है, चारों तरफ से बॉडी पे अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, तो वॉल्यूम घटेगा ही ना, बढ़ेगा थोड़ी. ओके. shear strain, it is defined as the angle theta through which a force originally perpendicular to the fixed face gets turned. अब देखो यहाँ पर जैसे एंगल थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखो कि हमने यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया, इसके टॉप वाली सरफेस पे लगाया. तो ये वाली जो सरफेस है टॉप, वो थीटा एंगल पर डिस्प्लेस हो गई. जो इसका जो बॉटम सरफेस है, ये वाला सरफेस है,
ये फिक्स सरफेस है, ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ इसकी जो टॉप वाली सरफेस है उसकी पोजीशन चेंज हुई। ठीक है, नेक्स्ट इलास्टिक लिमिट, ये जानना बहुत जरूरी है। सिंपल सा अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट बोले कि देखो जो पेन का स्प्रिंग आता है, अगर आप उसको खोलो और अपने हाथ से खींचो वो खींच जाएगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा खींच दिया तो वो वापस नहीं आ पाएगा अपनी पोजीशन पे। वैसे तो स्प्रिंग को जितना मर्जी आप फोर्स लगा लो वापस आ जाता है, लेकिन एक लिमिट होती है। अगर आप पेन वाले स्प्रिंग को, अब डिपेंड करता है वो स्प्रिंग कितना बड़ा है कितना छोटा है। अब आप देखो आपकी जो बाइक्स है, आपकी बाइक्स में या मोटर बाइक्स में स्प्रिंग ही तो है सब कुछ, वो स्प्रिंग ही तो है शॉकर के अंदर, बेसिकली स्प्रिंग एक्शन ही तो बोलते हैं उसको। ठीक है, आप बड़ी बड़ी मोटर बाइक्स में देख लो, उनमें तो बिल्कुल इंजन के पास एक बहुत मोटा स्प्रिंग लगा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि वो स्प्रिंग कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, तो लेकिन लिमिट होती है। द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी तो वो जो बॉडी है वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी। Next is Hooke's law. It states that extension produced in a wire is directly proportional to load applied. वैसे तो सिंपल सी अगर हम बात पढ़ें, इसका नाम था पूरा हुक का थॉमस यंग modified Hooke's law, which states that within elastic limit stress is directly proportional to strain. Stress strain के directly proportional होता है। ओके, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास लगेगा E। ठीक है, एक कोशेंट लग गया E इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो E का फॉर्मूला क्या बना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हेयर E इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अब आपको पता है, मैंने पहले ही पढ़ लिया पीछे कि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट और डायमेंशन है सेम होगी जो स्ट्रेस की है, बिकॉज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही E की भी डायमेंशन है। तो इसमें पहला आता है, अब ये आपका सिलेबस चल रहा है, देखो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हुक्स लॉ है आपके सिलेबस में, यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है। ठीक है, तो पहला है यंग मॉडुलस। अब आपको पता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो E है, और वो क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपने 3 टाइप का स्ट्रेस पढ़ा, 3 टाइप का आपने स्ट्रेन पढ़ा। ठीक है, तो यंग मॉडुलस सिंबल है इसका कैपिटल Y, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो Y इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। तो क्या हो जाएगा, ये जो L है ये ऊपर आ जाएगा, तो F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L। और अगर मान लो वायर गोल दे रखी है तो वहां पर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और वायर तो गोल ही होती है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस वायर सिलेंड्रिकल होती है। जैसे ये वायर मैं बना देता हूं, यहाँ पर ये मैंने वायर बनाई, ये वायर कैसी है, सिलेंड्रिकल है। लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो हम एरिया लेते हैं इसके क्रॉस सेक्शन का जो कि गोल होता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्यों लिखते हैं एरिया में, जबकि जो वायर है वो तो सिलेंड्रिकल है। वायर तो सिलेंड्रिकल है आपकी, ठीक है, लेकिन वायर सिलेंड्रिकल होने के बावजूद भी जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर ही है, वो सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर, तो एक ही जगह पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है, ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मस्ट रीड। ओके,
नाउ वेरी वेरी इवन जो ए चैप्टर का एक ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे 70 to 80% इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर, ओके। अब यहाँ पे देखो द फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर विच इज बीन ग्रेजुअली लोडेड। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे जरा समझ लो हुआ क्या है इसमें। हमने ये कर्व बनी कैसे, ये हमने एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ से वायर लिए, उस वायर को हमने यहाँ से सस्पेंड कर दिया, एक एंड हमने यहाँ पे बांध दिया, एक एंड को हमने सस्पेंड कर दिया। अब क्या किया हमने, यहाँ पर हमने एक हुक लगा दिया और इस हुक में हमने वेट लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस हुक में हम वेट को बढ़ाएंगे। पहले हमने मान लो 10 ग्राम का रखा, फिर हम एक और वेट लगा देंगे 20 ग्राम, फिर 30 ग्राम, फिर 40 ग्राम, फिर 50 ग्राम। तो हमने देखा कि इस वायर में क्या क्या चेंज आया, तो तब जाके ग्राफ बने। इसका नाम ही है द फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। एक मेटेलिक वायर है विच इज बीन ग्रेजुअली लोडेड। ग्रेजुअली लोडेड का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे, एकदम से नहीं, हमने ये नहीं कि एक बार में उस पर किलो वजन रख दिया, ऐसा नहीं है। ये मेटल की वायर है, ठीक है, हमने उस पर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले हमने 100 ग्राम रखा होगा, 200 ग्राम रखा होगा, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि हमने एक बार में वेट लगा दिया उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया हमने उसको देखा कि धीरे धीरे जब हमने वेट बढ़ाया तो हर एक स्टेज में उसका क्या क्या डिफरेंस आया, ओके। तो यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे देखो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है इस साइड, y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेस और x के अलोंग स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब बेसिकली चेंज इन डायमेंशन, ठीक है। तो ये O पॉइंट क्या है, ओरिजिन, ठीक है। तो आप अगर देखो ये रीजन O से लेके A तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, O से लेके A तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब हमने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है बेसिकली ना। When the strain is small, the initial part OA is a straight line. जब स्ट्रेन कम है तो इनिशियल पार्ट O से लेके A तक इज अ स्ट्रेट लाइन विच शोज। कभी भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब जो दो क्वांटिटीज है x और y एक्सिस पे, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने 10th में ओम्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था, ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ था, इसका मतलब जो पोटेंशियल और करंट है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट ए पॉइंट तक। किस पॉइंट तक, सिर्फ ए पॉइंट तक, ए पॉइंट के बाद नहीं। ए पॉइंट के बाद थोड़ा सा मुड़ रहा है वो, कर्व हो रहा है वो, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अप टू पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, ओ से लेके ए तक। उसके बाद नेक्स्ट देखो अब आगे, इन द रीजन ए टू बी, ए से बी देखो। अब रीजन ए से बी में क्या दिख रहा है हमें, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। ए से बी वाले रीजन में थोड़ा सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ओके। बट अभी भी इलास्टिक लिमिट टूटी नहीं है, मतलब बी पॉइंट तक है उसकी इलास्टिक लिमिट। अगर बी पॉइंट से ऊपर बढ़ गया तो फिर वो अपनी साइज और शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर बी पॉइंट पे आने से पहले अगर हमने उसमें से लोड हटा लिया, सारा अपने से वेट निकाल लिया, तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ सकता है बी पॉइंट से पहले। तो बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है बेसिकली, लिखा हुआ इसमें यही।
कि however if load is removed at any point between O to B, O से लेके B के बीच में अगर कहीं भी पॉइंट पे आपने अगर लोड को हटा लिया, वेट को हटा लिया, तो the wire will regain its original length. तो therefore the point B is called elastic limit और yield point. हाँ, लेकिन अगर B पॉइंट से ऊपर चला गया तो आप जितना मर्जी उस ब्रेक लगा लो, फिर वो दोबारा अपनी शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है। एंड स्ट्रेस corresponding to B is called yield stress. क्या बोलते हैं इसको? yield stress, yield point या yield strength. If the wire is stretched beyond elastic limit, the strain increases rapidly even for small change in stress. अगर B पॉइंट से ऊपर गया फिर नहीं रोक। ठीक है, अब आगे। And the wire begins to show plastic behavior. B पॉइंट के बाद उसका प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है। आप उस पर फिर जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, B पॉइंट के अगर आप ऊपर चले गए तो आप उसकी शेप को दोबारा से वापस नहीं ला पाओगे। ठीक है। एंड द वायर बिगिंस टू शो प्लास्टिक बिहेवियर, और तब बी पॉइंट के बाद, बी पॉइंट से पहले कौन सा बिहेवियर था? इलास्टिक बिहेवियर था। बी पॉइंट के बाद प्लास्टिक बिहेवियर हो जाएगा एंड एक्वायर्ड परमानेंट सेट स्टेट। द स्ट्रेस कोरोस्पोंडिंग टू पॉइंट डी इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट तो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, बेसिकली अल्टीमेट। डी पॉइंट के बाद तो किसी भी पॉइंट पे वो टूट सकता है। इसे यहां पे एक और नाम दे दिया, फ्रैक्चर पॉइंट। डी पॉइंट के बाद जो मैंने आपको कल बताया था कि जो वायर है, जब आप उसको वायर को खींचोगे, जो रबड़ वाली वायर होती है, उसको जब आप खींचोगे, खींचते खींचते आपको एक टाइम आएगा जब जहां से आप खींच रहे हो ना, वहां पे व्हाइट निशान बन जाएंगे, बेसिकली व्हाइटनेस आ जाएगी। तो वहां से वो पतली होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहां लिखा हुआ है बियॉन्ड द पॉइंट डी थिनिंग ऑफ द वायर इज नॉन यूनिफॉर्म। कहीं से मोटी हो जाएगी, कहीं से पतली हो जाएगी। एंड द वायर डेवलप्स कंस्ट्रिक्शन बन जाएंगी। नेक्स्ट एंड वेस्ट, ये क्या मतलब है इसका? देखो, बोतल की जो वेस्ट होती है बेसिकली वो चौड़ी होती है, और जो उसकी जो गर्दन होती है वो पतली होती है। नेक्स्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जहां से वो पतला हो गया, वेस्ट जहां से वो मोटा हो गया, इसलिए बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म, थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म हो गया थिनिंग में। एंड द एडिशन ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इवन ऑन रिड्यूसिंग लोड, एंड फाइनली द वायर ब्रेक्स, फाइनली वायर ब्रेक हो जाती है एंड एट फ्रैक्चर पॉइंट ई। द रीजन ऑफ फ्रॉम बी टू ई इज नोन एज प्लास्टिक रीजन। बी से लेके ई रीजन क्या है? आपका प्लास्टिक रीजन। ओ से लेके बी तक क्या है? इलास्टिक रीजन। ये समझ लेना। ठीक है, दोबारा से एक बार थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। ओ से बी इलास्टिक, ठीक है। बी से लेके ई तक प्लास्टिक, ई यहां पे फ्रैक्चर पॉइंट है। तो नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला टॉपिक डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, बट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं इस चैप्टर में से। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पे हमने अलग अलग तरह के मटेरियल्स को क्लासिफाई किया। कुछ मटेरियल होते हैं ना जो बहुत, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ जल्दी टूट जाते हैं, तो उसके हिसाब से डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं? द मटेरियल्स विच हैव हाई प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड डक्टाइल। which have high plastic range of extension are called ductile. Example, कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर को आप खींचो, मतलब जो भी ऐसी वायर है, खींचते रहो, फिर भी ये टूटते नहीं है। तो इनकी जो डक्टाइल रेंज है वो बहुत ज्यादा है, प्लास्टिक रेंज बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस को सह सकते हैं। बेसिकली ब्रिटल, द मटेरियल्स विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन। एग्जाम्पल, कास्ट आयरन, ग्लास, सिरामिक एक्सेट्रा। ग्लास के बर्तनों को देखो कितना संभाल के रखना पड़ता है, आपस में भी टकरा जाए तो भी टूट जाते हैं कई बार। तो ये क्या कहते हैं? ब्रिटल मटेरियल्स, जिनकी स्मॉल रेंज प्लास्टिक रेंज होती है। इलास्टोमर्स, द मटेरियल्स विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन। यहाँ पे एक और रबड़ तो है ही, यहाँ पर आर्टरीज जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं,
आर्टरीज। ठीक है, जब खून का जो फ्लो है वो बढ़ता घटता है तो ये आर्टरीज भी स्ट्रेस होती है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? स्टील और रबर में से ज्यादा इलास्टिक कौन सा है? स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, रबर, बिकॉज इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, ये स्टील की यंग मॉडुलस की वैल्यू इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है यंग मॉडुलस की वैल्यू स्टील के लिए, तो इसलिए स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है। दैट इज व्हाई इट इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग हैवी ड्यूटी मशीन्स। अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास, अ स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज अ रेडियस ऑफ, ये रेडियस दिया हुआ है आपको, लेंथ दी हुई है, फोर्स दी हुई है, लेंथ स्ट्रेचेस अलोंग दिस लेंथ। ठीक है, स्ट्रेस निकालना है, इलोंगेशन निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, और यंग मॉडुलस भी आपको दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला पता है, मेन फॉर्मूला क्या है, अभी हमने पढ़ा है, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए L इंटू डेल्टा L। अब इसने जो जो पूछा आप निकाल सकते हो। आपको उसने पूछा सबसे पहले स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दी हुई है आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलती कर थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन है बेटा, तो किलो में तो सोल्व करना पड़ेगा। किलो का मतलब 10 की पावर 3, ऑलरेडी 100 है, 10 की पावर 2 तो है ही, तो 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। और एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लिया, तो यहाँ पे हम स्ट्रेस निकाल लिया हमने। दूसरा उसने बोला इलोंगेशन निकालो, इलोंगेशन निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो इलोंगेशन क्या? डेल्टा एल निकालना है। अब हमें एक फॉर्मूला तो पता है, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमें y की वैल्यू पता है, तो y की वैल्यू आप पुट कर देंगे, लिखी हुई है y की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब लास्ट में उसने पूछा स्ट्रेन भी निकालो, तो बड़ा इजी है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो इजी है। ऐसे न्यूमेरिकल कई बार आ जाते हैं, 2 नंबर में आने के चांस ज्यादा हैं। अगेन आई एम स्पीकिंग, दिस टाइम वी हैव 9 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड ओनली 5 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक में आएगा, ये हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वाले कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब हम किसी भी बॉडी को एक लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उस पे हर तरफ से इक्वल फोर्स लगती है, हर तरफ से फोर्स लगती है उसमें, जिससे उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर यह लिखना बहुत जरूरी है, विद इन इलास्टिक लिमिट। यंग मॉडुलस में भी लिखा था हमने, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और यहां पर है विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर आप देख पा रहे हो, एक लिक्विड के अंदर एक बॉडी हमने डाली है और चारों तरफ से, हर तरफ से बेसिकली उस पे इक्वल फोर्स लग रही है और अंदर की तरफ लग रही है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाए? कम हो जाए। तो के, इसको डिनोट करते हैं हम के से, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला F अपॉन A और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा V अपॉन V। ये माइनस यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, घट रहा है इसका वॉल्यूम, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, V ऊपर चल जाएगा, F अपॉन A। तो ये आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है? लिक्विड में होता है। और मैंने आपको बोला था लिक्विड में कभी भी स्ट्रेस नहीं लगता, लिक्विड में हमेशा क्या लगता है? प्रेशर लगता है, लिक्विड में हमेशा प्रेशर लगता है, ओके। तो F अपॉन A माइनस P V अपॉन डेल्टा V, और यहाँ पे लिख रहा है नेगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्ट्रेस। हियर P इज प्रेशर, और प्रेशर और स्ट्रेस बेसिकली एक ही चीज है, बट उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं सॉलिड के केस में, लिक्विड और गैस के केस में हम उसको प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, ये कंप्रेसिबिलिटी, ये अच्छा एक टॉपिक है। आप यंग मॉडुलस पढ़ोगे, बल्क मॉडुलस पढ़ोगे, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी नहीं पढ़ोगे, तो इसमें एक आधा नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/k, रेसिप्रोकल है ये बेसिकली बल्क मॉडुलस का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विच सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल एंड गैसेस
यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वाई। वाई सॉलिड्स आर लेस कंप्रेसिबल। सॉलिड को दबाना या कंप्रेस करना आसान थोड़ी है, तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, द वैल्यू ऑफ के इज लार्ज फॉर सॉलिड्स। जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है सॉलिड्स के लिए वो बहुत ज्यादा है। और आप देख पा रहे हो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, 1/k। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, 1/k। तो जिसका k की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज लीस्ट। तो सॉलिड्स के लिए k की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और जिसकी k की वैल्यू ज्यादा होगी, बल्क मॉडुलस की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। इसीलिए सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल। ये वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये सिलेबस में नहीं है इस बार आपके। अच्छा, व्हाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द shear modulus of a material is always considerably smaller than young modulus? shear modulus हमेशा कम क्यों होता है young modulus ज्यादातर? ठीक है, इसीलिए होता है बिकॉज shear modulus में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर, जहां से हमें चेंज करना है हम सिर्फ उसी पे फोर्स लगाएंगे। हम पूरी बॉडी पे फोर्स क्यों लगाएंगे? जब हमें काम ही एक बारीक काम करना है, तो वही वाली बात आती है, जो काम सुई से हो सकता है तो हम तलवार क्यों यूज करें वहां पर? ठीक है, तो सेम यहां पर ही, दिस शोज दैट इट इज easier to slide layers of atoms of solids over one another than to pull them apart. जब हम उसके ऊपर स्लाइड करके काम कर सकते हैं तो हमें उसको दूर दूर करने की जरूरत क्या है? और टू स्क्वीज देम, अब आपको ऑफ कोर्स पता है कि अगर हम उनको दबाने की कोशिश करेंगे, एक सॉलिड की हम शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। बिकॉज अभी हम क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, उनको दबाना आसान नहीं है। ठीक है, तो shear मॉडुलस में हम बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, और यंग मॉडुलस या किसी भी और मॉडुलस में हम पूरी लेंथ पे फोर्स लगा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, इन जनरल यहां पे ध्यान रखना, नीटा इसका सिंबल होता है, ईटा नीटा जो भी बोलो आप, इज इक्वल टू y/3 फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, और जो आपके पास बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस अगर यहां पे फॉर्म लिखना चाहो, k इज इक्वल टू y/2। ठीक है, तो दिस इज इट। बाकी जो भी चैप्टर हमारे रह गए हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हो। मेन जो था वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज। ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू ऑल।